स्कोर्ड 65 मार्क्स इन टैक्सेशन और टैक्स में एग्जेम्पशन लाने के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं करी। मैंने स्टार्टिंग में यही सुना था कि टैक्स इज़ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन ग्रुप 1, बट मैंने स्टार्टिंग से ही कुछ इस तरह से पढ़ाई करी, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करा जिनकी हेल्प से मुझे टैक्स, अकाउंट्स और लॉ से भी ज़्यादा ईजी लगने लग गया था। और कुछ ऐसी चॉइसेस, हैबिट्स, टेक्निक की वजह से मुझे टैक्स में इंटरेस्ट आने लग गया था। मुझे मज़ा आता था टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो मैंने टैक्स को इंजॉयबल कैसे बनाया और आप कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में मैं अपनी सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने परोसने जा रही हूँ। एंड आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स भी क्लियर होंगे जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि टैक्स के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या क्लासेस लेनी चाहिए। सो अगर आप मेरी बात मानो, वैसे इस वीडियो में मेरी बात मानने ही आए हो, तो आई वुड एडवाइस यू कि आपको क्लासेस ले लेनी चाहिए। वैसे आई हैव सीन पीपल, बहुत कम होते हैं बट ऐसे लोग होते हैं जो टैक्स को सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर लेते हैं। बट अगर आप भी सेल्फ स्टडी से करने का सोच रहे हो ना, तो आप चाहे कर भी लो, वो प्रोविज़न क्या कहना चाह रहा है आपको शायद समझ भी आ जाए, बट आपको वो कॉन्सेप्ट्स के पीछे की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बिकॉज टैक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हैं और वो शायद आप खुद अंडरस्टैंड ना कर पाओ। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू चूज़ अ फैकल्टी फॉर टैक्सेशन। वो फैकल्टी जिनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिनसे आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आप कोई टीचर ज़रूर सेलेक्ट करो। मैंने टैक्स के लिए क्लासेस ली थी निशांत कुमार सर से, ही इज़ फ्रॉम एकाग्रता। तो वन ऑफ द रीजंस कि टैक्स मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगने लग गया था इज़ बिकॉज ऑफ हिम। ऑल इन वन, अगर मुझे सर को रेटिंग देनी हो, आई वुड गिव हिम 11 आउट ऑफ 10। इतना अच्छा पढ़ाया था सर ने टैक्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो आपको कौन से टीचर को सेलेक्ट करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। तो मैंने टैक्सेशन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस सर की ये 2 बुक्स को रेफर करा था। वन इज़ ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड दिस ऑफ जीएसटी, बिकॉज ये बैच के साथ ही आई थी। इसके अलावा मैंने किसी तीसरी बुक को हाथ भी नहीं लगाया। और जैसे सब कहते हैं कि ICAI स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, आई वुड नॉट प्रेफर स्टडी मटेरियल स्पेशली फॉर टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन का स्टडी मटेरियल थोड़ा आउटडेटेड है। अब तो न्यू मटेरियल आ गया तो उसका मेरे को उतना नहीं पता, बट उसके अलावा ICAI की तुम टैक्सेशन की बुक उठा के देखोगे ना, तो उसमें टॉपिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दिए हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ से समझ ना आए। तो आई वुड एडवाइस यू कि आपके जो भी कोचिंग सेंटर हैं या फिर आपने जहाँ से भी पेड क्लासेस ली हैं, ठीक है, तो उनका जो भी मटेरियल है ना उसे अच्छे से कर लो। बट द थिंग इज़ वो मटेरियल ICAI मटेरियल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उसमें ICAI मटेरियल के सभी इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आप उस मटेरियल पे रिलाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस मटेरियल पे रिलाई करा। चलो वो सब तो ठीक है, बट हाउ आई एक्चुअली स्टडीड। तो हमारे डेली 2 लेक्चर्स होते थे टैक्सेशन के, एक डायरेक्ट टैक्स का और एक GST का। तो मैं डेली लेक्चर देखने के बाद सेम डे उसकी रिवीजन करती थी। एंड आई ऑलवेज यूज टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर एट 2x स्पीड। तो डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर में जो कुछ भी करवाया ना, सपोज 4 क्वेश्चन हुए हैं हमारे, तो वो लेक्चर ओवर होने के बाद मैं वो चारों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूँगी। उसी तरह से GST में जो भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, मैं उसी दिन सोने से पहले वो सब कॉन्सेप्ट रिवाइज करके ही सोऊंगी। तो इस तरह से मेरी रिवीजन पैरेलली ही चलती रहती थी चैप्टर कंप्लीट होने के। सपोज़ एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मेरी फर्स्ट रिवीजन उसके साथ ही कंप्लीट हो चुकी होती थी। अब वो रिवीजन मैं कैसे करती थी, सपोज़ मैंने डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर देखा और अब मैं उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैं बुक से देख के एज इट इज़ अपनी रफ नोटबुक पे वो सब कुछ चेप लूँगी। और मैं सिर्फ कॉपी नहीं करूँगी, मैं उस सॉल्यूशन को समझने की भी कोशिश करूँगी। आई वुड अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एज वेल एज कॉपी इट एज इट इज़ फ्रॉम माई बुक। और जब मैंने अपनी सेकंड फुल सिलेबस रिवीजन स्टार्ट करी थी सभी सब्जेक्ट्स की, तो उस टाइम मैं टैक्सेशन में क्या करती थी, फर्स्ट टाइम तो मैंने कॉपी कर करके लिखा था, सेकंड टाइम मैं क्या करूँगी, एक क्वेश्चन रीड करा, उसका सॉल्यूशन रीड करा, उसके बाद मैं खुद से पूरा सॉल्यूशन फ्रेम करूँगी और उसके बाद उसे दोबारा से चेक करूँगी। और अपनी थर्ड फुल सिलेबस रिवीजन में मैं क्या करती थी, मैं पहले क्वेश्चन रीड करूँगी, उसके बाद बिना आंसर देखे मैं खुद से वो पूरा सॉल्व करूँगी और उसके बाद मैं उसे सॉल्यूशन से चेक करूँगी।
और जब तक मेरी फोर्थ फुल सिलेबस रिवीजन की बारी आई तब तक मेरी ऑलरेडी काफ़ी रिटन प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो फोर्थ फुल सिलेबस में मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन थे जिनको मैंने लिख लिख के सॉल्व करके देखा हो, और ज़्यादातर क्वेश्चंस को ना मैं बुक में ही अंडरलाइन कर लेती होती थी। लेट मी शो यू। सो अपनी फोर्थ फुल सिलेबस रिवीजन तक आते आते मुझे कॉन्सेप्ट्स आने लग गए थे, प्लस मुझे फॉर्मेट्स भी आने लग गए थे। सो उस टाइम तक अपना टाइम सेव करने के लिए आई यूज टू डू लाइक दिस, लाइक क्वेश्चन रीड करा और इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन इन माई रफ नोटबुक, मैं बस इसी तरह से बुक पे हाईलाइट कर करके और सॉल्यूशन चेक कर लेती होती थी अपना। डिड आई मेक माई नोट्स? तो मैंने टैक्सेशन में एक भी चैप्टर के सेल्फ नोट्स नहीं बनाए, बिकॉज हमें हमारे सर ने जो नोट्स प्रोवाइड करे थे, आई जस्ट रेफर्ड दोज नोट्स टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। और इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो, योर चॉइस, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप अपने फैकल्टी के नोट्स लेना चाहते हो, अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो योर चॉइस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप नोट्स के लिए जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो ना, उसे एग्ज़ाम रेडी बनाओ, कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सिर्फ अपने नोट्स पढ़ के जाओ और कुछ भी नहीं। मैंने भी यही चीज़ करी थी। हमें जो हमारे सर ने नोट्स प्रोवाइड करे थे ना, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर थी, बट उसमें ना कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो नहीं थे। जैसे कि जब मैं हमारी बुक में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, तो कई बार क्वेश्चन में कोई ऐसी एडजस्टमेंट आ जाती थी, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता था जो नोट्स में नहीं होता था, या फिर वो पॉइंट्स जहाँ मैं मिस्टेक्स करती थी। तो मैं क्या करती थी, उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में मैं लिख लेती होती थी, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी जब मैं ये नोट्स पढ़ के जाऊँ ना, तो ये पॉइंट्स मेरी आंखों के सामने आ जाएं कि मैं ये मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करूँ। हाउ मेनी रिविजन्स आई फिनिश्ड? एज आई टोल्ड अर्लियर, आई वॉज डन विथ 4 फुल सिलेबस रिविजन्स। और रिवीजन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। सो मेक श्योर आप रेगुलर बेसिस पे अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो। और अपने सब्सिक्वेंट रिवीजन्स को और आसान बनाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ फॉलो करी, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। इट इज़ एलिमिनेशन टेक्निक, यानी कि मैं हर रिवीजन में कुछ ना कुछ चीज़ें एलिमिनेट करती रहती थी। सपोज़ मैंने हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर करा, ओके, उस चैप्टर में है 50 क्वेश्चंस। जब मैंने फर्स्ट टाइम रिवाइज करा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, बहुत बेसिक होंगे, तो मैं बुक पे बड़ा सा क्रॉस लगा दूँगी उन क्वेश्चंस पे। और जब मैं सेकेंड रिवीजन करूँगी, तो सपोज़ आई एम लेफ्ट विथ 40 क्वेश्चंस, तो उस रिवीजन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मुझसे पहली बारी में सॉल्व हो जाएंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को कट कर दूँगी कि अगली बार से ये क्वेश्चन मेरी नज़रों के सामने नहीं आने चाहिए। इसी तरह से करते करते फोर्थ रिवीजन तक मैं इतने सारे क्वेश्चन कट कर दूँगी कि मेरे पास हर चैप्टर में सिर्फ 3-3 या 4-4 क्वेश्चन ही रह जाएंगे, और वो भी फोर्थ फुल सिलेबस रिवीजन में मैं कर लूँगी, तो एग्ज़ाम डेज में मैं वो क्वेश्चंस को देखूँगी भी नहीं। और ये एलिमिनेशन टेक्निक कर करके ना, जो मेरी टैक्सेशन की बुक्स थी ना, आप देख लो, हर पेज पे क्रॉस, हर पेज पे क्रॉस, क्योंकि मैंने ये सभी क्वेश्चंस कट करती रही हर रिवीजन में। आप एक भी टॉपिक दिखा दो जहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं लगा रखा, क्योंकि मुझे बड़े बड़े क्रॉस देख के मज़ा आता था बुक पे। तो अगर आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है तो आप ये भी कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं करनी तो आप बुक पे स्टार मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक और चीज़ है जो मुझे पता है तुम लोगों में से बहुत लोग करोगे, दैट इज़ ABC एनालिसिस। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ABC एनालिसिस के पीछे मत भागो। आई फिनिश्ड माई 100% सिलेबस, क्योंकि अब के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि ICAI ना 4 चैप्टर्स को मिला के एक तुम्हें केस स्टडी दे देगा, और उसके बेसिस पे MCQs पूछेगा, और अगर तुमसे एक आधा MCQ भी नहीं हुआ ना, तो बाकी MCQs भी उससे लिंक्ड होंगे। सो इट्स बेटर कि ABC एनालिसिस के पीछे मत भागो। जो चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है ना, वो भी आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में तो आना ही है। सो डोंट स्किप एनी सिंगल चैप्टर, एक भी चैप्टर स्किप मत करो। टाइम है तो सारे के सारे चैप्टर करके ही जाओ। एक और मस्त टिप बता रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं लेक्चर देखने के बाद, अगली रिवीजन तक याद नहीं रहता, तो एक मैं इसके लिए चीज़ फॉलो करती थी कि हमारे सर ना हमें कोई एग्जाम्पल देते थे ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, मैं उस एग्जाम्पल की हेडिंग उस टॉपिक के पास लिख लेती थी। सपोज सर ने हमें एग्जाम्पल दिया था कैपिटल गेन्स चैप्टर में कि प्राइम मिनिस्टर 28 फरवरी को स्पीच दे रहे हैं कि कल से जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं उन पे टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से सभी इन्वेस्टर्स में डर का माहौल हो गया। उन्होंने सोचा कि हम तो बेच देंगे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन चला जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने उन्हें कहा कि सुनो सब्र करो, सिर्फ
1 लाख के ऊपर जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उन पे टैक्स लगेगा और अब तक तुमने जो होल्ड करे थे उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ थी, अब मैंने इसकी हेडिंग उस टॉपिक पे लिख ली कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच। अब जब मैं अगली बार इस चीज़ को रिवाइज करूँगी ना, तो ये पूरा का पूरा केस सिनेरियो जो सर ने हमें इमेजिन कराया था, ये पूरा का पूरा मेरे दिमाग में आ जाएगा और मुझे वो कॉन्सेप्ट खुद ही रिटेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो कि जो भी एग्जाम्पल आपके टीचर दे रहे हैं उन एग्जाम्पल्स का काइंड ऑफ हिंट अपनी बुक में लिख लो ताकि वो सब्सिक्वेंट रिविजन्स में हेल्प करे। डायरेक्ट टैक्स है ना, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है और जीएसटी थियोरी ज़्यादा है और इनमें ना बहुत सारे प्रोविज़न्स होते हैं। तो कई बार दिमाग में आता है कि इतने सारे प्रोविज़न, इतना वास्ट सिलेबस है, ये कैसे लर्न करें। तो लेट मी टेल यू कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक पता होगा ना, अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो लर्न करने में भी कम दिक्कत आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप रट्टा लगा रहे हो उस चीज़ का। तो ट्राई टू लिंक द कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो खैर मुझे भी नहीं पता क्योंकि एज सच कोई एक्सपोजर ही नहीं मिला अभी तक। वो तो आर्टिकलशिप में जाके पता चलेगा ना हमें कि कैसे इन चीज़ों की रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं। बट मुझे कॉन्सेप्ट के पीछे की अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से जब मैं कोई प्रोविज़न लर्न करने बैठती थी ना तो मुझसे हो जाता था। लाइक पहली बार में नहीं होता था ऑफ कोर्स, बट मल्टीपल रिविजन्स के साथ वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगते हैं अपने आप। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस as many questions as you can, revise as much as you can। बस यही सॉल्यूशन है प्रोविजंस लर्न करने का। एक और डाउट रहता है कि हमें प्रोविजंस के सेक्शन नंबर्स लर्न करने चाहिए या नहीं। तो सी टैक्स में ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं जो तुम्हें लर्न करने ही पड़ेंगे क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब तुम्हें टॉपिक का नाम नहीं देंगे, सीधा पूछेंगे सेक्शन 3580 के तहत टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो। क्या करोगे अगर तुमने उस सेक्शन नंबर को लर्न नहीं करा होगा। तो जीएसटी में सीधा पूछेंगे सेक्शन 10(2)(a) के अकॉर्डिंग बताओ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो इसलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो तुम्हें दिल पे पत्थर रख के लर्न करने ही पड़ेंगे, तो वो कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं टैक्स में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एक और चीज़ है, अमेंडमेंट्स को छोड़ के मत जाना। हर साल के यही 3-4 महीनों में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं टैक्स और लॉ के सिलेबस में, और ये जो अमेंडमेंट्स आते हैं ना इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इवन हमारे टैक्सेशन के एग्ज़ाम में जनवरी में कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली अमेंडमेंट्स से ही उठ के आए हुए थे। तो जिस स्टूडेंट ने अमेंडमेंट करी होंगी वो आंसर कर पाया था उनको, बट जिन्होंने नहीं करी होंगी उनके सीधे सीधे नंबर गए। तो इसलिए अमेंडमेंट्स को छोड़ के मत जाना। मैंने एमसीक्यूज़ के लिए ना कोई भी सेपरेट बुक फॉलो नहीं करी थी। एमसीक्यूज़ ना अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो तुम एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिए अलग से कोई बुक मत खरीद लेना। और अगर तुम्हें फिर भी चुल रहा है कि मुझे एमसीक्यूज़ करने हैं, सो यू कैन डाउनलोड द ICAI एमसीक्यू बुकलेट। वो आपको ICAI की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो वो वहाँ के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज उसमें वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं और उनके थोड़े से चांसेस भी रहते हैं एग्ज़ाम में आने के। बट ये तभी सॉल्व करना अगर आपके पास इनफ टाइम हो। तो मैंने एमसीक्यू बुकलेट डाउनलोड करी थी और मैंने उसमें से कुछ एमसीक्यू सॉल्व भी करे थे, बट उसके बाद मैं बोर हो गई थी तो मैंने बीच में ही छोड़ दी। वैसे कर लोगे तो ऑफ कोर्स इट्स एन एडवांटेज, बट अगर टाइम नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करो, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे और केस स्टडीज़ भी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, RTPs, MTPs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और आपको मेरी हर वीडियो में इसका जिक्र तो मिलेगा ही। तो RTPs, MTPs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। और ये सब आपको कब करनी चाहिए? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज। हाउ आई स्टडीड इन एग्जाम डेज। तो एग्जाम डेज में जैसे मैंने बताया कि मैंने सर के नोट्स को ही पढ़ के गई थी और मैंने बुक्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। उसके अलावा मैंने जब मेरी 4th रिवीजन चल रही थी ना, तो मैंने अपना एक रजिस्टर बनाया था जिसका नामकरण मैंने करा था माई हार्ड वर्क रजिस्टर। तो इसमें मैं क्या करती थी, जो टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का लास्ट चैप्टर है टोटल इनकम वाला,
उस चैप्टर में सब कुछ है, लाइक पूरा पांचों हेड्स की इनकम कंप्यूट करना, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स लायबिलिटी, उस चैप्टर में सब कुछ आ जाता है। जब आप उस चैप्टर तक रीच करोगे तो आपको पता चलेगा। और वो जो लास्ट चैप्टर है ना, उसका एक 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इट्स फिक्स्ड। तो वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ना उस चैप्टर के एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ना कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। और हमारी बुक में थे उस चैप्टर के 70-80 क्वेश्चन। तो मैंने 4th रिवीजन में क्या करा, मैं जब उस चैप्टर को सॉल्व करती थी ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन बिल्कुल ही नए अंदाज का आ गया। कुछ कुछ पॉइंट सिमिलर होते थे और हर क्वेश्चन में कुछ कुछ न्यू पॉइंट्स होते थे। तो मैं वो जो न्यू पॉइंट्स थे ना, वो मैं इस रजिस्टर में लिख लेती होती थी। तो इस तरह से मैंने सिर्फ एक चैप्टर के नोट्स बनाए थे, दैट इज़ टोटल इनकम वाला चैप्टर। ये नोट्स बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर था, उसे मैंने सिर्फ 5 पेजेस में समराइज़ कर दिया। और मैं सिर्फ ये 5 पेजेस पढ़ के गई थी, जिसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मेरी ऑलरेडी कवर हो गई थी। तो सोचो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं पूरा इतना बड़ा चैप्टर रिकॉल कर रही हूँ, इतनी सारी न्यू एडजस्टमेंट्स मैं रिवाइज़ करके जा रही हूँ। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत बेनिफिट करा। तो इसलिए मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर टफ लगता है, आप उसके एक आधे चैप्टर के नोट्स बना सकते हो सेपरेटली, जिसे आप एग्ज़ाम से पहले रिव्यू करके जाओ। ओके, अगर आप देखना चाहते हो कि ये नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, तो डू लेट मी नो, आई विल शेयर दिस PDF विद यू ऑल्सो। बट आई गेस ये आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये मैंने खुद के अकॉर्डिंग बनाए हैं, टोटली पर्सनलाइज्ड। बट स्टिल अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते हो तो आई कैन शेयर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, जिनकी हेल्प से मेरा पूरा का पूरा सिलेबस गॉट रिवाइज्ड, तो वो थी कि निशांत सर ने ना अपने यूट्यूब चैनल पर, लाइक एकाग्रता के यूट्यूब चैनल पर, GST एंड DT सुपर 30 क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। तो आप सर्च कर लेना नॉर्मली यूट्यूब पे निशांत सर DT एंड GST सुपर 30 क्वेश्चंस, वो वीडियोस आ जाएंगी और वो वीडियोस देख लेना। एग्ज़ाम डेज से जस्ट कुछ दिन पहले देख लेना। और उसके अलावा मैंने निशांत सर की केस स्टडी क्वेश्चंस की वीडियोस भी देखी थी, जिनके हेल्प से मुझे आइडिया हो गया था कि केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ओके, ये सब तो होगी टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन मैंने टैक्स को एक्चुअल में इंटरेस्टिंग बनाया कैसे। तो सी, अगर तुम सही टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अगर सही टाइम पे रिविजन्स कर रहे हो, अगर अपनी गलतियों को एनालाइज करके उनसे सीख रहे हो, और अगर तुम वैसे टीचर सेलेक्ट कर रहे हो जो लर्निंग को और ज़्यादा फन बना दे, तो कैसे इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और जब मैं टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी ना, तो आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे एक कंपनी ने अपने टैक्स की प्रॉब्लम्स और टैक्स लायबिलिटीज़ वगैरह को कंप्यूट करने के लिए कहा है। और मैं फिर इस तरह से सोच के, जब मैं इस माइंडसेट के साथ अपने टैक्स के क्वेश्चंस को करती थी ना, तो हार्ड वर्क करने में भी मज़ा आता था, चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आता था। बेसिकली पहले पहले ऐसे नहीं फील होगा, बट जब आप उसी माइंडसेट के साथ पढ़ने लग जाते हो, उसी माइंडसेट में रहने लग जाते हो कि मैं CA हूँ और मुझे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अपने आप मज़ा आने लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस माइंडसेट से स्टडी करती थी कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है, मतलब मुझे इस अटैम्प्ट में करना ही है, दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप मेरी बुक्स देखोगे, इतने सारे क्रॉसेस देख देख के, मतलब अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ना करना होता तो मैं इतने बड़े बड़े क्रॉसेस नहीं लगाती बुक में। अगर आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे कि देयर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन, मतलब मुझे करना ही है नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, तो अपने आप आपके एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे। और आप लोग मतलब ना एंड नॉट ओनली फॉर टैक्सेशन, मैंने अपने पूरे CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 जर्नी में एक दिन भी स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करी। आई इंजॉयड माई जर्नी टू द फुलेस्ट। और इस चीज़ के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और उस वीडियो में मैंने ऐसी टेक्निक्स शेयर करी हैं जो आपको किसी और स्ट्रेटेजी वीडियो में नहीं मिलेंगी। और उन टेक्निक्स की हेल्प से मैंने स्मार्ट वर्क के साथ अपने ग्रुप 1 को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा, एंड नॉट विद एक्सेसिव हार्ड वर्क। एंड आई एम श्योर वो वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं उसे लास्ट में अटैच कर दूंगी, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी उसका लिंक। सो या, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये टैक्सेशन की स्ट्रेटजीज आपको पसंद आई हो,
और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे बता भी देना कि कैसी लगी वीडियो, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस। और ये थी सिर्फ टैक्सेशन की वीडियो, बट मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोस इसी चैनल पर लेके आऊँगी। तो अगर आप वो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।